हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम 700 टू 1280। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना 7th सेंचुरी में इसने बहुत बड़ा एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया था, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसके जो सक्सेसर थे बहुत वीक थे, जिसकी वजह से उसका जो वास्ट एम्पायर था वो डिसइंटेग्रेटेड हो गया था। और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या है, अलग अलग जो है नए नए किंगडम्स, रीजनल किंगडम्स जो है वो बननी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें इन ईस्ट में जो है पालास डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई। इन वेस्ट में गुर्जर प्रतिहारास, इन डेक्कन राष्ट्रकूट, और इन दी साउथ चौलास। ठीक है, इसके अलावा कुछ राजपूत किंगडम्स भी बनी हैं जो हैं चहमन्स और चौहान्स। So let's start with the North India. नॉर्थ इंडिया में देखो, जहाँ पे गुर्जर प्रतिहारास का सबसे बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ है। इसके अलावा जो है नॉर्थ इंडिया में इन बंगाल साइड पालास ने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, और अगर डेक्कन में देखा जाए तो राष्ट्रकूट का जो एम्पायर है, और नीचे जो है चोलास, चेरा और पांड्या का एम्पायर आता है। नॉर्थ इंडिया में द गुर्जर्स और प्रतिहारास का एम्पायर, उनकी डायनेस्टी के बारे में पहले पढ़ते हैं। जो गुर्जर्स थे वो सेंट्रल एशिया का एक ट्राइब था, एक बहुत फेमस ट्राइब था। ठीक है, तो नागावट्टा जो वन है, ठीक है, उसने इंडिया में अरब्सों को हरा के जहाँ पे अपनी डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश करनी स्टार्ट की थी। तो नागावट्टा वन वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहारास डायनेस्टी इन इंडिया। उसके बाद उसका बेटा नागावट्टा टू किंग बना था, जिसने जो है कनौज के ऊपर विक्ट्री प्राप्त की थी, मतलब जीत प्राप्त की थी, और ये बहुत पावरफुल राजा बना था। उसके बाद नेक्स्ट जो इस किंगडम में राजा आता है वो है महिर वोजा, जो ग्रेटेस्ट रूलर है इस डायनेस्टी का। ठीक है, तो वो ग्रैंडसन था नागावट्टा टू का। उसे वोजा दी ग्रेट भी कहते थे। इसके अलावा उसने एक टाइटल लिया था जिसको अधि वरा कहते हैं। ठीक है, इसने अपने पूरे जो रूल है, एम्पायर है, ठीक है, तो उसे पूरे नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिया था। इसके अलावा इसने अपनी जो कैपिटल है वो कनौज को बनाया था, और इसके टाइम पे इसने अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली थी, मतलब उस आर्मी जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। नेक्स्ट जो है महेंद्रपाला वन, महिर वोजा का जो राजा है, सॉरी बेटा है, वो राजा बना था महेंद्रपाल वन। ठीक है, तो इसने अपने एम्पायर में नॉर्थ इंडिया पे तो जे राज करते थे, इसके अलावा इसने मगध और नॉर्थ बंगाल पे भी कब्जा कर लिया था, जहाँ तक अपने एम्पायर को इसने बढ़ा लिया था। प्रतिहारा जो डायनेस्टी थी, इसने कम से कम 3 सेंचुरीज तक जहाँ पे रूल किया है, लेकिन धीरे धीरे से ये डिक्लाइन होने लगी थी। इसका डिक्लाइन होने का रीज़न था कि वीक सक्सेसर, महेंद्रपाला वन के बाद कोई भी राजा इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, तो इनके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो बहुत कमज़ोर थे। एंड कॉन्टीन्यूस वार, लगातार लड़ाइयाँ चलती रही थी, इसकी वजह से भी इनका एम्पायर वीक हो गया था। इसके अलावा इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी ने जब जहाँ पे हमला किया था, तो उसके बाद गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट जो डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में आती है वो पालास है। इन बंगाल में इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, और इनका जो फाउंडर था वो थे गोपाला, किंग गोपाला। उनके बाद जो धर्मपाला किंग बने थे, ठीक है, वो एक ग्रेट वॉरियर थे, और इन्होंने अपने किंगडम को बहुत एक्सटेंड किया। ये बहुत बुद्धिस्ट थे, इसलिए इन्होंने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई, और सबसे फेमस जो मोनेस्ट्री है वो है विक्रमशिला, जो बाद में एक फेमस यूनिवर्सिटी के तौर पे जो है डेवलप हुई थी। उसके बाद आते हैं देवापाला, जो इस डायनेस्टी के पावरफुल राजा थे। ठीक है, इसने अपने जो एम्पायर है उसे एक्सटेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था, कहाँ तक, असम, नेपाल और उड़ीसा के कुछ
पार्ट तक। इसके अलावा इसने ट्रेड रिलेशन अपने इस्टेब्लिश किए थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। देवापाला को जो है आर्ट का और लर्निंग का बहुत शौक था, ठीक है, तो इसलिए इसने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई थी मगध मगध राज में। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इन्होंने बोध गया में महाबोधि टेम्पल जो है उसका निर्माण बनवाया था, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मिली थी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जो पैट्रोनाइज थे यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के। पाला डायनेस्टी के जो है वो 12th सेंचुरी के एंड तक जो है इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। रीज़न क्या थे इसके? वीक सक्सेसर्स, और एम्पायर इतना बड़ा था कि उस पर कंट्रोल करने पॉसिबल नहीं था, तो इनका अपनी किंगडम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, तो इसकी वजह से ये डायनेस्टी भी डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई 12th सेंचुरी के एंड तक। नॉर्थ इंडिया में हमने देख लिया कि गुर्जर, प्रतिहारास और पालास दो डायनेस्टी सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा पावरफुल इस्टेब्लिश हुई थी। अब डेक्कन में देखते हैं, तो डेक्कन में जो थे राष्ट्रकूट, इन्होंने अपना डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश की, अपनी किंगडम इस्टेब्लिश की। तो इनका जो एम्पायर था, ठीक है, इनकी डायनेस्टी थी वो 750 से 1973 तक राज करवाई थी। तो इसका फाउंडर जो था वो दांतीवरम था, जिसको दांती दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इसने राज इस्टेब्लिश किया था बादामी के जो चालुक्यास थे उनको हरा के वहाँ पे अपना राज इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। राष्ट्रकूट जो थे वो सारे ग्रेट वॉरियर्स थे, मतलब युद्ध कला में पूरी तरह निपुण थे, और इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे कृष्णा 1, गोविंदा 3, अमोघ वर्षा और इंद्रा 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। इनकी जो रॉयल कैपिटल थी वो मालखेड़ इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका में थी, ठीक है। तो इनका जो किंग था अमोघ वर्षा 1, उसने कंपोज की थी एक कविराज मार्ग, एक कन्नड़ बुक थी जो पोइट्री की एक बुक थी, ठीक है, तो वो लिखी थी। कृष्णा 1 ने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था एलोरा में। इसके अलावा इन्होंने एलिफेंटा केव्स जो हैं वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे। राष्ट्रकूट का जो किंगडम थी वो बहुत प्रॉस्पेरियस थी। इन्होंने जो है अपने ट्रेड रिलेशंस मेंटेन किए हुए थे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा ये जो हिंदू, इन्होंने इनकरेज किया अलग अलग जो रिलीजन्स थे उनको, हिंदू, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लाम, इन सभी को, ठीक है। और लेकिन जो राष्ट्रकूट थे वो हमेशा इनके चालुक्यास और पल्लव, इन दो डायनेस्टी के साथ हमेशा ही इनके कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। तो ये राष्ट्रकूट जो थे ये प्रतिहारास और पालास के साथ लड़ते रहे हैं कनौज पे अपना कब्जा करने के लिए। बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी ये एम्पायर भी डिक्लाइन कर गया। उसके बाद आती हैं पार्टी स्ट्रगल फॉर कनौज। कनौज एक ऐसा एरिया है जो बहुत प्रॉस्पेरियस एरिया है, जिसकी एक जो लोकेशन है वो स्ट्रेटजिक है, जिसकी वजह से हर जितने भी आसपास में एम्पायर थे वो सारे कनौज पे कब्जा करना चाहते थे। तो इसमें जो है प्रतिहारा, पालास और राष्ट्रकूट, 3 पार्टीज, मतलब 3 पार्टियों के बीच में स्ट्रगल, संघर्ष हुआ था कनौज के लिए। ये थी प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूट्स। रीज़न यही था, टू कंट्रोल ओवर कनौज मीन्स कंट्रोल ओवर द एंटायर गंगा वैली, कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कनौज की कि अगर कनौज पे कोई कंट्रोल कर लेता था तो उसका पूरा गंगा वैली पे कंट्रोल हो जाता था, और उसके अलावा उसका पूरा कंट्रोल होता था ट्रेड और रिसोर्सेज पर जो इस फर्टाइल रीजन में पाए जाते थे। तो इसीलिए तीनों जो डायनेस्टीज हैं ये एक दूसरे से लड़ती रहती थी इस टेरिटरीज पे कब्जा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन रीज़न इस स्ट्रगल का रहा है कि जितने ज़्यादा टेरिटरीज होंगी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए। और इन तीनों के जो कन्फ्लिक्ट थे वो काफ़ी सालों तक चलते रहे, जिसकी वजह से तीनों डायनेस्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से तीनों डायनेस्टीज जो हैं वो डिक्लाइन कर गई थी। इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम
राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा परमार, सोलंकी, चंदेला, ये सारे राजपूत डायनेस्टीज हैं। और इसके अलावा तुर्किश इन्वेजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे।